हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें आज की क्लास है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14। और आज हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। तो बैटरी क्या होता है? तो बैटरी के बारे में आप बचपन से सुनते आए हैं। आपके पास रिमोट वाली कार होगी, उसमें आप बैटरी डालते होंगे, ठीक है। फिर आप थोड़े बड़े हो और टीवी के शौकीन हो गए, टीवी में जो आप रिमोट यूज करते हो उसके अंदर आप बैटरी डालते हो, ठीक है। फिर आपके पास घड़ी होगी महंगी महंगी, उसमें भी आप बैटरी डालते हो। आपके दादाजी के पास भी हेयर जो आते हैं ना, वो मशीन, कान की मशीन, उसके अंदर भी बैटरी होगा। तो बैटरी से आपका बचपन से ताल्लुकात रहा है ना, ताल्लुकात, ओके। तो बैटरी के बारे में आप बचपन से सुनते आए हो, उसके बारे में देखते आए हो, आप बैटरी होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि बैटरी का यूज कहाँ कहाँ होता है। बैटरी आप बचपन से देखते आए हो, ठीक है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बैटरी के बारे में कि ये होता क्या है। उसके बाद हम डिटेल से इसके अंदर डीपली पढ़ेंगे। अब जैसे अभी आप बैठे हो जहां पर, वहां पर अगल बगल देखो कोई बैटरी है तो ले लो उसे हाथ में। उसके बाद आज ही लेक्चर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा। जो बैटरी होता है उसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। उसके ऊपर ऐसी छोटी सी कैप बनी होती है, एल्युमिनियम की, जिंक की बनी होती है, फिर नीचे से इस तरह से। तो उसका स्ट्रक्चर आप ध्यान दो, ठीक है। तो उसके बाद हम इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि बैटरी होता क्या है। उसके बाद डीपली पढ़ेंगे उसके अंदर की जो केमिकल लोचा क्या क्या होता है बैटरी के अंदर, वो सब हम डीपली पढ़ेंगे। तो एनी बैटरी may have one or more than one cell connected in series। बैटरी में एक सेल भी हो सकता है और एक से ज्यादा सेल भी हो सकता है। बैटरी के अंदर एक सेल भी हो सकता है और एक से ज्यादा, मोर देन वन सेल भी हो सकता है। अगर एक होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज्यादा अगर बैटरी के अंदर सेल है तो वो किस फॉर्म में होंगे? वो सीरीज के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? सीरीज के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? कि बैटरी अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अभी आपके घर में जो बैटरी होगी वो तो एक ही वाला सेल होगा ना। तो जो बैटरीज होते हैं उनमें एक सेल है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज्यादा सेल अगर है, बड़े बड़े कंपनी में होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सेल है, सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एक से ज्यादा अगर सेल है तो वो किस फॉर्म में होंगे? सीरीज के फॉर्म में होंगे और वो एक बड़ा सा बैटरी को बनाएंगे। एक सेल वाला बैटरी भी होगा और एक से ज्यादा सेल वाला बैटरी भी होगा। तो एक सेल वाला होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज्यादा अगर होगा सेल तो वो किस फॉर्म में होगा? वो सीरीज के फॉर्म में होगा। और सीरीज के फॉर्म में जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या चीज सेम होता है? वहां पर आई की वैल्यू सेम हो जाती है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब हम सीरीज में किसी सेल को अटैच करते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सेल को हम सीरीज में अटैच करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आई जो होती है, वो सेम होती है, ठीक है। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में भी अपने बता रखा है। तो एंड सेल used here is basically a galvanic cell। galvanic cell मतलब Daniell cell, Daniell cell मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बैटरी पढ़ रहे हो वो बेसिकली कौन सा सेल है? वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद आ रहा है कुछ? सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने यही पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये नया तो नहीं आपके लिए, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ कि जो बच्चे नए आए होंगे उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होती है सेल के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। केमिकल रिएक्शन होगा सेल के अंदर, उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को वो डेवलप करेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। केमिकल लोचा हुआ फिर इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी। और एक तरह का सेल होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी दिया आपने तब केमिकल लोचा होने लगा, केमिकल रिएक्शंस होने लगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सब चीजें मैंने आपको पिछले क्लासेस में बता रखी है। तो ये जो बैटरी होता है ये किसके बेस पर आधारित है? ये बैटरी किस सेल पे आधारित है? किसके कंसेप्ट पे आधारित है? तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेस पर आधारित है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर ये बैटरी काम करता है। इज दैट क्लियर? मतलब ये कि जो आप बच्चों के खिलौनों में या टीवी के रिमोट में जो आप बैटरी यूज करते हो, तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो रिमोट के अंदर या बच्चों के खिलौनों में इलेक्ट्रिसिटी देते हो तब जाके वो कार चलने लगती है, तब जाके आपकी टीवी चलने लगती है? नहीं, ऑलरेडी उसके अंदर, उस बैटरी के अंदर केमिकल होते हैं। और जैसे ही आपने उस बैटरी को रिमोट के अंदर डाला या बच्चों के कार के अंदर डाला
तो वहां पे आप देखे होंगे कि लोहे के कुछ लगे होते हैं ऐसे स्प्रिंग टाइप के। जैसे ही आपने बैटरी डाला तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होने लगा और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लगी। उसके बाद टीवी का रिमोट काम करने लगा और टीवी चलने लगी। ठीक है, वैसे बच्चों के खिलौने के साथ भी होता है। तो वहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया, वहां पर बैटरी के अंदर जो केमिकल्स है वो उन्होंने रिएक्शन किया और फिर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया। फिर आप टीवी का रिमोट दबाए और टीवी चलने लगा, आपके बच्चे की कार चलने लगी। तो यहाँ पर जो बैटरीज है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर बेस्ड है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हम। दिस सेल्स कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अरे भाई सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, दोनों ही रिएक्शन होती है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो दिस सेल्स कन्वर्ट्स, कौन सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल की बात हो रही है। दिस सेल्स कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं इनके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसमें होगा? अरे भाई केमिकल्स में होगा। तो केमिकल्स में जो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वहां पर वो केमिकल एनर्जी डेवलप करेगा। केमिकल रिएक्शन से क्या डेवलप होगा? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बैटरीज कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी क्या काम करता है आपका? बैटरी क्या काम करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं। आपके हाथ में कोई बैटरी, अगर आप, मैंने कहा कि आप बैटरी लेकर बैठिएगा, तो अपने हाथ में आप बैटरी लिए होंगे, तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो वहां पर? नहीं, लेकिन उसके अंदर केमिकल्स है। जैसे ही आपने टीवी के रिमोट में इसको डाला तो वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लगी और टीवी का रिमोट काम करने लगा, टीवी चलने लगा। तो वहां पर क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रही है। ठीक है, आपकी कार भी वैसे ही चलती है। ठीक है, आपकी जो बैटरी है, आपकी ये वाली जो घड़ी की जो बैटरी होती है, इसे हम मरकरी सेल कहते हैं। ठीक है, मरकरी सेल। तो ये क्या है? ये भी आपका वही काम करता है। इसमें भी आपका केमिकल रिएक्शंस होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होगी और उसके बाद आपकी ये घड़ी की सुई चलने लगेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब बैटरी है। और ये बैटरी किसके कंसेप्ट पे बेस्ड होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप की बैटरीज होती है। कौन कौन सी? पहली होती है प्राइमरी बैटरी, दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होता है? ठीक है, नॉट चार्जेबल। प्राइमरी बैटरी मतलब वही जो अभी हाथ में लेके आप बैठे हो, छोटे छोटे जो बच्चों के खिलौने वाले बैटरी होते हैं, या जो आपके टीवी के रिमोट वाले बैटरी होते हैं, या टॉर्च की जो बैटरी होती है, आपने देखा हुआ ड्राई सेल। तो ये सारे जो बैटरीज होते हैं ये आपके प्राइमरी बैटरी कहलाते हैं। इन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते। एक बार आपने यूज किया, बैटरी खत्म हो गई, फेंक दिया, यूज एंड थ्रो वाला। तो ये आपके प्राइमरी बैटरीज होती है। इसमें आपका एग्जांपल है ड्राई सेल, जैसे टॉर्च की बैटरी, रिमोट की बैटरी। मरकरी सेल, जैसे कि वॉच की बैटरी, आपके कान की जो मशीन होती है उसकी बैटरी, ये सब मरकरी सेल। ये सब क्या है? प्राइमरी बैटरी में आते हैं। आगे है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है? तो ये आपका क्या है कि इसको अगर आपने यूज कर लिया तो उसके बाद आप इसको फेंकेंगे नहीं, इसको आप चार्ज में लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये चार्ज हो जाएगा, फिर लाइट गई, फिर से ये अपना काम करने लगेगा। मतलब इसको आप फेंक नहीं सकते, ये बहुत कॉस्टली भी होता है। ये तो सस्ता होता है लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। तो प्राइमरी बैटरीज क्या है कि नॉट चार्जेबल, लेकिन सेकेंडरी बैटरी क्या है? इट कैन बी चार्जेबल। ओके, इसको हम चार्ज कर सकते हैं लेकिन इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल बैटरी, ये हो जाएगा रिवर्सिबल बैटरी। मतलब कि चार्ज मतलब आपका केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, फिर आपका खत्म केमिकल रिएक्शन, फिर आपकी क्या हो जाएगी? ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, फिर आपने चार्ज में लगाया, फिर वापस से इलेक्ट्रिसिटी से आपकी केमिकल रिएक्शन हुई, फिर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लगी। तो ये आपका क्या होगा? एक लूप में चलता रहेगा, एक क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे होती रहेगी। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी बैटरी। तो इसका एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वर्टर। अब आपके घर में इन्वर्टर तो होगा ही, क्योंकि लाइट तो हर जगह जाती है। तो इन्वर्टर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्वर्टर है अगर, ठीक है,
तो आपने इन्वर्टर पे जरा ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिएगा इन्वर्टर पे कि आपकी जब लाइट रहती है तब इन्वर्टर पे रेड बटन जलता रहता है, मतलब वो चार्ज होता रहता है। लेकिन जैसे ही लाइट गई वो फट से क्या होता है कि पूरे घर में वापस से लाइट आ जाती है उस इन्वर्टर के हेल्प से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर आपका जब लाइट था तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपका लाइट गया इन्वर्टर के अंदर की जो केमिकल रिएक्शंस होने लगी और वो केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहा लगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप करने लगा और फिर पूरे घर में लाइट आ गई। तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। फिर आपका लाइट गया, फिर से आपका जो केमिकल एनर्जी होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा इन्वर्टर के अंदर, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप करेगा, फिर घर में लाइट आ जाएगी। फिर आपका लाइट आ गया तो क्या होगा कि फिर से आपका इन्वर्टर फिर बंद हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज होने लगेगी। कब? जब लाइट रहेगा तब। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, टेंशन मत लो कि मैम क्या बोल रही है, अभी धीरे धीरे मैं सब बताऊंगी। पहले प्राइमरी सेल के बारे में बताऊंगी, फिर सेकेंडरी सेल के बारे में बताऊंगी। तो वहां पे इन्वर्टर काफी बड़ा है, मैं काफी अच्छे से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इन्वर्टर की कहानी कम से कम समझ में थोड़ी बहुत आई गई होगी आपको कि क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार यूज करके हम उसे फेंक नहीं सकते। ठीक है, वो महंगे भी आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं, पूरे घर में फिर लाइट आ जाती है। तो लाइट नहीं रहती तभी वो काम करता है। ठीक है, लाइट आ जाएगी तो फिर क्या होगा कि फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। फिर लाइट चली गई तो क्या होगा, फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सेकेंडरी बैटरी क्या है कि कैन बी चार्ज, अगर इसको हम चार्ज कर सकते हैं, रिवर्सिबल होता है। जैसे इन्वर्टर हो गया, जैसे लेड स्टोरेज सेल हो गया, ये सब बहुत कॉस्टली आते हैं। लेड स्टोरेज सेल हो गया या फ्यूज सेल हो गया, तो ये सब हम आगे नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी बैटरी से, जिसमें हम पहला एग्जांपल पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में, जिसे हम लेंच सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ड्राई सेल क्या है, किसका एग्जांपल है, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है। दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी बैटरी। ओके, ये किसका एग्जांपल है, प्राइमरी बैटरी का। तो प्राइमरी बैटरी क्या होता है, जिसका हम एक ही बार यूज कर पाते हैं, यूज एंड थ्रो वाला। ठीक है, यूज किया एक बार, उसके बाद खत्म, उसके बाद काम फेंक दो उसको। ठीक है, तो ये क्या है, यूज एंड थ्रो वाला होता है। कौन, प्राइमरी बैटरी। तो नॉट चार्जेबल, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते और ये केवल एक बार ही यूज होता है। ठीक है, ये सब मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले। आगे है, इट हैज सेल पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट। इट हैज सेल पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट। अब ये क्या चीज है, तो सेल पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, सेल पोटेंशियल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सब मैंने बताया है आपको। तो सेल पोटेंशियल का यहाँ पर मतलब हुआ ईएमएफ के बारे में बात हो रही है। तो जो ड्राई सेल होता है, जो प्राइमरी बैटरीज होती है, इनका जो ईएमएफ होता है, इनका जो ईएमएफ, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ईएमएफ, तो इसका जो ईएमएफ होता है प्राइमरी बैटरीज का या ड्राई सेल का, इनका फिक्स होता है। क्या होता है, 1.5 वोल्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फिक्स क्यों होता है, ये तो चेंज होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया है कि जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है या जो सेल पोटेंशियल होता है, एक ही चीज है। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसी में मैंने आपको एक और फैक्टर बताया था कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। याद आ रहा है कुछ आपको? चलिए ठीक है, अभी मैं अच्छे से बताती हूँ तो पूरा अच्छे से याद आ जाएगा आपको। तो जो ड्राई सेल होते हैं या जो प्राइमरी बैटरीज होती है, इनका जो ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, ये फिक्स होता है। तो क्यों फिक्स होता है, क्योंकि आपने कोई ड्राई सेल या कोई बैटरी लिया, ठीक है, तो उस बैटरी में जो केमिकल्स आपने लिया है, उसके अंदर जो केमिकल्स होगा वो तो फिक्स क्वांटिटी में होगी ना, क्योंकि आप बाहर से तो फिर उसके अंदर आप केमिकल नहीं डाल रहे हो। आपने मार्केट से बैटरी खरीद कर लाया तो उसके अंदर जो केमिकल होगा वो तो फिक्स होगा ना, उसकी क्वांटिटी तो फिक्स होगी। तो उसकी जो केमिकल्स आपने लिया है, जो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स है वो तो फिक्स है। जब केमिकल फिक्स है तो उसमें प्रेजेंट आयंस भी फिक्स होंगे ना, जो केमिकल उसके अंदर है उसमें प्रेजेंट आयन भी तो फिक्स होंगे, क्योंकि वो भी फिक्स तो वो भी फिक्स। ठीक है, और जब कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस भी फिर फिक्स हो गए, क्योंकि लिमिट अमाउंट में आपने लिया है।
ठीक है, जितना आपने क्वांटिटी लिया है केमिकल का उस बैटरी के अंदर जितना है, जितना दिया है, तो उसका आयन भी फिक्स हो गया, केमिकल भी फिक्स हो गया, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन भी फिक्स हो गया। समझ में आ रहा बात? और आपने पढ़ा है कि सेल का जो ईएमएफ होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर डिपेंड करता है, किसके? इलेक्ट्रोलाइट के। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जब फिक्स हो गया, आयन फिक्स हो गए, तो सेल का ईएमएफ भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो गया कि सेल पोटेंशियल जो होता है प्राइमरी बैटरीज का या ड्राई सेल का, वो 1.5 वोल्ट होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। यूज इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स, दीवार की जो घड़ी होती है उसके पीछे आप देखिएगा बैटरी, ये सब क्या है? ट्रांजिस्टर्स में, क्लॉक्स में, ये सब यूज होते हैं। कौन? प्राइमरी बैटरीज। आगे है दिस सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, यहां से क्या है, इस वाले लाइन से इसकी स्ट्रक्चर्स बताएंगे, हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्राइमरी बैटरीज होती है उसमें जो ड्राई सेल आप पढ़ रहे हो, तो ये जो आप देख रहे हो तो आपको चपटा लगता होगा ना, यहाँ से ऐसे दबा हुआ, नीचे से दबा हुआ, यहाँ से फैला हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लंबा होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। आपने बैटरी देखा होगा ना, तो उसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं था बोर्ड में, इसलिए मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है, आपको क्या समझना है? कंसेप्ट। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए थोड़ा चपटा हो गया, नहीं तो ये लंबा होता है। ओके, लंबा होता है और चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा होती है और जो विड्थ होता है वो कम होता है। ओके, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी थी इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो यहाँ पर जो बैटरी है, अब आपने हाथ में जो बैटरी लिया उसको भी देखिए आप। ठीक है, तो ये जो बैटरी है इसको बहुत ध्यान से देखो। ऊपर एक आपको कुछ दिखता होगा, चमकता हुआ कुछ दिख रहा है ना, तो वो क्या है? वो एक्चुअली में कैथोड होता है। ठीक है, और वो इसके ऊपर एक लेयरिंग आपने देख रहे होंगे, जिंक जो बैटरी है उसके ऊपर जो लेयरिंग है वो क्या है? वो जिंक की बनी होती है, उसे हम बोलते हैं जिंक कंटेनर। बैटरी के ऊपर तो एक लेबल होता है ना कि भाई फलाना ढमकाना की कंपनी की जो बैटरी है, जैसे डूरासेल की बैटरी हो गई, जैसे आपकी पता नहीं कौन से ब्रांड की जो बैटरीज आती है, उनके जो ब्रांड होता है उसका ऊपर लेबल लगा होता है बैटरी का। उसके नीचे की बात अगर हम करें तो वहां पर जिंक कंटेनर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, तो सेल में एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। ठीक है, एनोड कैथोड दोनों होगा। और कौन सी सेल पढ़ रहे हो आप? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि बैटरी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर चलती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लोन के बारे में, LOAN, याद आ रहा है कुछ? लोन। लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसे लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था जिसे हम एनोड कह रहे थे, और जिस पर नेगेटिव चार्ज था। याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लो। सब याद आ रहा है? सब मैंने बताया आपको। तो ये जो है आपका, ये बैटरी जो है प्राइमरी बैटरी या जो बैटरी आपकी है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे चलती है। इसका मतलब कि एनोड पर यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? तो नेगेटिव चार्ज होगा। एनोड पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। लोन, याद आ रहा है ना? तो एनोड पर कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पर एनोड किस मेटल का बना हुआ है? जिंक मेटल का। जो कंटेनर होता है लेबल के नीचे, जिंक मेटल का ये एनोड बना होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब हम उस सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर बीच में आपको ग्रेफाइट रॉड आपको मिलेगी, बीच में ग्रेफाइट रॉड। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, बाहर वाला एक इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलेंगे जिंक मेटल का वो इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलेंगे कि वो ग्रेफाइट रॉड से बना हुआ है। कोई भी सेल दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। एक होता है लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड, एक होता है राइट साइड में इलेक्ट्रोड। लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन और राइट वाले में रिडक्शन, ये तो फिक्स है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो, आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन ही होगा, राइट साइड में आपका रिडक्शन ही होगा। लेफ्ट वाले को आप एनोड ही कहेंगे, राइट वाले को आप कैथोड ही कहेंगे। बस किस चीज में डिफरेंस है? साइन में डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल होगा तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव, राइट वाले को पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा तो लेफ्ट वाले को पॉजिटिव, राइट वाले को नेगेटिव। बस साइन में डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस वही होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका जो बाहर मेटल, जिंक का मेटल है वो एनोड हो गया, उस पर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। और इसके बीच में आपकी ग्रेफाइट रॉड को लिया जाता है, किसके फॉर्म में, कैथोड के फॉर्म में, ठीक है। एनोड के फॉर्म में आपने जिंक कंटेनर ले लिया, कैथोड के फॉर्म में आपने ग्रेफाइट रॉड को ले लिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इतना बात समझ में आ गया। तो अब आप बोलोगे ग्रेफाइट रॉड क्या, तो ग्रेफाइट रॉड क्या है, एक इनएक्टिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट रिएक्शन को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का काम करता है। ग्रेफाइट रॉड क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का काम करता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ये इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है। अगर हम यहाँ प्लेटिनम रॉड ले लेते तो वो क्या हो जाता, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाता, ठीक है। प्लेटिनम नहीं, सॉरी, कॉपर ले लेते तो, ठीक है, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ग्रेफाइट रॉड है तो ये इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड कैथोड का काम करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जिंक कंटेनर जो है वो एनोड का काम करेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई इतनी। अब यहाँ पर रेड कलर से जो आप देख रहे हो वो क्या है, कोई भी सेल आप पढ़े हो इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलिटिक, उसमें क्या होता है कि दो रॉड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड, इन दोनों को ऊपर से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और अंदर की तरफ क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स, या आपका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई मटेरियल आपने, कोई चीज डाल दिया आपने, ठीक है, कोई सॉल्यूशन डाल दिया। तो याद आ रहा है कुछ ना, जैसे बीकर बनाकर, ऐसे बनाकर यहाँ पे आप भर देते थे, यहाँ पे एक रॉड, यहाँ पे एक रॉड, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कर दिया, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता था वही चीज यहाँ पर रेड कलर की इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब सब गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल की तरह स्ट्रक्चर तो हम नहीं बना सकते ना। हर सेल में आपका एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ओके। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर्स कैसा है उसका। तो यहाँ पर जो रेड कलर है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, एनोड और कैथोड के बीच कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट लिया है। क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट, और साथ में हमने एक मीडियम भी यहाँ पर लिया है, एक पाउडर्ड फॉर्म में कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। आपने कभी बैटरी को फोड़ कर देखा होगा, काला काला आपको दिखता होगा ना, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का, तो वो इस पाउडर्ड कार्बन की वजह से दिखता है, ठीक है। तो आपने क्या क्या लिया इसमें इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, NH4Cl प्लस ZnCl2 पेस्ट, और साथ में आपने लिया पाउडर्ड कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपने रेड कलर से इसमें भर दिया। ये हो गया कैथोड, ग्रेफाइट रॉड, जिंक कंटेनर हो गया, एनोड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इतना आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने बैटरी को लिया और आपने दीवार घड़ी में लगाया बैटरी को, या टीवी के रिमोट में जैसे ही आपने बैटरी को लगाया, तो आप देखते होंगे कि वहां पे स्प्रिंग जैसे बने होते हैं, ठीक है। जैसे ही बैटरी उस स्प्रिंग जैसे में फिट हुआ तो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स है उनमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या स्टार्ट होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगता है और कैथोड पर रिडक्शन की रिएक्शन होने लगती है। तो यहाँ पर जो ड्राई सेल आपने लिया है उसमें जिंक कंटेनर को लिया है ना, तो जिंक क्या है, बाय द टाइम जिंक कंटेनर बिकम थिन, धीरे धीरे करके वो जो जिंक कंटेनर है वो पतला होने लगेगा। ये सब मैंने आपको बताया है कि जो एनोड वाला साइड होता है वो टाइम के साथ साथ वो थिन होने लगता है। याद आ रहा है कुछ आपको। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिंक का जो कंटेनर है वो समय के साथ साथ वो पतला होते जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है जो कैथोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर कैथोड हम क्या लिए हैं, ग्रेफाइट रॉड के फॉर्म में लिए हैं, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वहां पर सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, NH4Cl ZnCl2 के साथ लिया है और पाउडर्ड कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया है। तो यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन की रिएक्शन होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ये क्या करेगा, आपका MnOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के फॉर्म में यहाँ पर जो आपने लिया है पेस्ट MnO2 का,
कार्बन के साथ, तो वो MnO2 क्या करेगा कि MnOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? अरे भाई ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बारे में सब मैंने पढ़ाया है आपको। तो ये O ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सब मैंने बताया आपको यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यहाँ पर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। कौन? MnO2। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पर इसकी मैग्नीज की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +4 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे क्या है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे +4 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड किसमें? इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, MnOOH में। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन कहाँ से आया है इस कॉम्प्लेक्स के पास? तो आपने सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड भी तो लिया है कि नहीं? इस मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ साथ आपने अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भी तो लिया है, तो वहां से NH4+ आ जाएगा। और NH4Cl क्या है? एक कंपाउंड है, तो Cl- और NH4+ के फॉर्म में रहता है। तो NH4+ आ गया इसके पास, और क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रॉन आया भाई यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है ना एनोड। तो एनोड से जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो वो कहाँ गया? मूव करके वो कैथोड के पास आ गया। एनोड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ गया? कैथोड के पास आ गया रिडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया और इसने क्या किया? MnO2 ने इस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से ये MnOOH में कन्वर्ट हो गया, +3 इसका चार्ज हो गया, एक कम हो गया, +4 और इलेक्ट्रॉन पे -1, तो +4 - 1 इज इक्वल टू कितना होगा? +3 होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर, अब ये जो NH4+ है भाई, यहाँ पर इसका क्या काम है? तो आपको यहाँ पे +1 अब -1 दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस साइड में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है MnO2 का, ये मैग्नीज का ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इस MnO2 में कोई भी चार्ज नहीं है ना, कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन NH4+ में +1 चार्ज है ना, +1 चार्ज आपको दिख रहा है, ये आयन है, ये क्या है? कंपाउंड है, MnO2 कंपाउंड है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और NH4+ आयन है, ये तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है भाई, इसको नहीं देखो, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का। अब क्लियर है? MnO2 में मैग्नीज का +4 ऑक्सीडेशन नंबर, MnOOH में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में हम देखेंगे कि NH4 पे एक प्लस चार्ज है, क्योंकि ये आयन है, और यहाँ पर आपका एक भी चार्ज नहीं है, ये अमोनिया गैस है और ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। बट यहाँ पर आपका NH4 पे +1 चार्ज है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे लिखा ताकि +1 -1 कैंसिल आउट हो जाए, और इधर का जो लेफ्ट साइड का जो चार्ज है वो भी 0 हो जाए, और राइट साइड का जो चार्ज है वो भी 0 हो जाए। अगर ये बात समझ में है कि नहीं? MnO2 में कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप जब ये NH4+ के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केस में यहाँ पे NH4+ पे 1+1 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी नहीं है, इस NH3 के ऊपर भी नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? +E इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जो कहाँ से आ रहा है? एनोड से आ रहा है, और ये क्या होगा? +1 -1 के साथ मिलकर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस साइड का, राइट साइड का जो आपका चार्ज की जो ओवरऑल चार्ज है वो 0, लेफ्ट साइड का जो ओवरऑल चार्ज है वो 0। तो लेफ्ट हैंड क्या बोलते हैं इसको? RH राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। फिर आपका दोनों तरफ का चार्ज बराबर होना केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दोनों तरफ की चार्ज इक्वल होनी चाहिए भाई, तब जाके केमिकल रिएक्शन आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज 0, यहाँ पर भी चार्ज 0। अब यहाँ पर जो NH4+ का एक हाइड्रोजन तो भाई इसने ले लिया, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, एक हाइड्रोजन इससे लेकर इस MnO2 ने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो अब इसके पास क्या बचा? इसके पास बचा NH3 गैस,
अमोनिया गैस। ठीक है, इसके पास क्या बचा, NH3 गैस, तो वो गैस के फॉर्म में निकल गया बाहर रिएक्शन से। अब जब रिएक्शन से बाहर निकलेगा अमोनिया जैसी गैस, तो एक तो बहुत ही ज्यादा पेंजेंट स्मेल होती है, इसकी बहुत तीखी स्मेल होती है, दूसरा एक्सप्लोजन का भी खतरा है, बम ब्लास्ट का भी खतरा है, बैटरी फट सकती है आपकी। तो इस अमोनिया गैस को ट्रैप करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो Zn++ जो चार्ज बन रहा है एनोड पर क्या आपका मिल रहा है, Zn++ आयन, ये जो अमोनिया गैस है वो इसके साथ मिलकर एक दूसरा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnNH3 4 2+। तो यहाँ पर ये अमोनिया गैस इस Zn के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लिया और ट्रैप हो गया। अब यहाँ पर एक्सप्लोजन का खतरा, बम ब्लास्ट का खतरा, महक का खतरा सब खत्म। ठीक है, तो अमोनिया गैस इज ट्रैप्ड नाउ। फिर से बात समझिए, फिर से मैं समझा रही हूँ। ठीक है, एनोड पर आपने क्या लिया है, जिंक कंटेनर लिया है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक प्लस में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब रिडक्शन के फॉर्म में हमने क्या लिया है, यहाँ पे कैथोड पर प्लस चार्ज है, रिडक्शन में क्या होगा, देखा गया कि ड्राई सेल के अंदर जो हमने MnO2 लिया है वो MnO2 MnOOH में कन्वर्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। तो वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जो साथ में हमने NH4Cl लिया है उसका NH4+ आयन वो इसके साथ मिलकर अपना एक हाइड्रोजन इसको सप्लाई कर देता है और ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब रिडक्शन हो रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो इसके ऊपर +4 चार्ज होता है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो MnO2 इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया था, तो इसका जो NH3 है वो आपका बाहर गैस निकलने लगेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ से आया, तो ये एनोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है कैथोड पर। ओके, साथ ही यहाँ पर आपका जो NH4+ आपने इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे +1 चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। तो +1 -1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, इस साइड का चार्ज 0, इस साइड का चार्ज 0, तो आपका रिएक्शन सही है। अब यहाँ पर जो अमोनिया गैस निकल रही है, ये बाद में आपको कुछ घटना ना घटे इसके लिए क्या करना है, इस अमोनिया गैस को हमें न्यूट्रलाइज करना है, ट्रैप करना है। उसके लिए क्या होगा कि जो एनोड पर जिंक++ आयन मिल रहा है, वो एनोड का जिंक++ आयन इस अमोनिया गैस के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है ZnNH3 4 2+। और यहाँ पर अमोनिया गैस आपका बंध गया, अब ये बाहर नहीं निकलेगा और एक्सप्लोजन का खतरा टल गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अमोनिया गैस निकल रही है कैथोड पर, उसे हम क्या करते हैं कि जिंक के आयन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से जो अमोनिया गैस है वो ट्रैप हो जाती है, फिर एक्सप्लोजन का खतरा चला जाता है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से लिख कर समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो आपको मैंने बताया कि जो प्राइमरी बैटरीज होती है उसका 1.5 सेल पोटेंशियल फिक्स होता है, तो वो क्यों होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो उसको वर्डिंग में लिख देते हैं कि कुछ बच्चे जो है उनको समझ में नहीं आएगा, तो वर्डिंग में वो पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो नोट है। पहला नोट क्या है, एट कैथोड मैग्नीज इज गोइंग फ्रॉम +4 to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन which will form a complex with zinc ion to give a coordinate complex। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। नेक्स्ट जो नोट है वो है सेल पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी बैटरीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सेल पोटेंशियल प्राइमरी बैटरी का क्या होता है, अपनी लाइफ टाइम में क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स होता है। ठीक है, क्यों, एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि जो उसके अंदर केमिकल्स होता है उनके कंसंट्रेशन पे कोई भी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स अमाउंट में होता है। उनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है वो फिक्स होता है, जिसकी वजह से जो आपका ईएमएफ होता है सेल का वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आयन फिक्स है, इसीलिए उसका जो ईएमएफ है सेल का वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको वर्डिंग में लिख देते हैं ताकि आप इसको नोट करके अच्छे से याद रख सको। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी बैटरी का हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मरकरी सेल। पहला हमने क्या पढ़ा, ड्राई सेल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मरकरी सेल के बारे में।
तो ये क्या होता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का ही एक प्रकार है, एक एग्जांपल है, ठीक है। ये नॉट रिचार्जेबल होता है, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, मतलब वन टाइम यूज होता है, यूज एंड थ्रो, ठीक है। मेनली यूज्ड इन लो करंट डिवाइस में ये यूज होता है। लो करंट डिवाइस मतलब जैसे जिनमें करंट की बहुत ही कम जरूरत हो, जैसे आपकी घड़ी टुक 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 चल रही है तो इसमें करंट की बहुत ही कम जरूरत है, तो इसमें जो बैटरी यूज हुई है वो क्या है, मरकरी सेल। फिर आपकी जो छोटे छोटे जो बच्चों की राखियां आती है, छोटे छोटे बच्चों की राखियां जिसमें लाइट जलती रहती है, उसमें भी आपकी मरकरी सेल यूज होती है। जैसे आपके दादा दादी के पास कान की मशीन होगी सुनाई देने वाली, उसमें जो बैटरी यूज होती है वो भी क्या है, मरकरी सेल है। तो छोटे छोटे एपरेटस, छोटे छोटे डिवाइसेस में ये मरकरी सेल यूज होता है जहाँ पे करंट हमें कम जरूरत होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है आपका हेयरिंग एड्स, कान के सुनाई देने वाली मशीन, वॉचेज आपकी घड़ी, ठीक है, यहाँ पे करंट की कम जरूरत होती है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मरकरी सेल का। अब यहाँ पर सेल पोटेंशियल कितना होता है, इसका फिक्स वैल्यू होता है 1.35 वोल्ट। ड्राई सेल का कितना था, 1.5 वोल्ट, और इसका कितना है 1.35 वोल्ट। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो आपका प्राइमरी बैटरी है इसमें फिक्स अमाउंट में केमिकल्स उसके अंदर दिया होता है बैटरी के अंदर, तो फिक्स अमाउंट में जो केमिकल है इसका मतलब फिक्स अमाउंट में आयंस भी होगा, और आयन का कंसेंट्रेशन जब फिक्स हो गया तो ईएमएफ ऑफ सेल भी फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल पोटेंशियल क्या है, वो 1.35 वोल्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे इट इज नॉट चार्जेबल, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज ओनली, ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये मरकरी सेल होता क्या है। देखो मैंने कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख सकते हो कि मैंने कितना सुंदर सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। कमेंट करके बताना ये सुंदर है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरीज होती है घड़ी वाली, ठीक है, या छोटी छोटी बैटरीज आपने देखा होगा, उस बैटरी को अगर आपके पास है, अगल बगल है, तो आप ले लीजिए हाथ में, और उस बैटरी को बहुत ध्यान से देखो, और आपको कट नहीं करना है, कट मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है कि उस बैटरी को वर्टिकली कट करना है। वर्टिकली मतलब ऊपर से ऐसे कट करना है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल कट मतलब ऐसे, वर्टिकल कट मतलब ऐसे आपको कट करना है। तो वो मैंने आपकी वो कान की मशीन की बैटरी ले ली, या आपके जो घड़ी की बैटरी को यहाँ पर मैंने ले लिया, और उसको मैंने एक शार्प नाइफ से ऐसे कट कर दिया। कैसे कट कर दिया, वर्टिकली कट कर दिया, वर्टिकली मैंने इसको कट कर दिया। समझ में आ रहा है वर्टिकल कट क्या होता है, ऐसे सीधा खड़ा होके कट कर दिया। जैसे मैं हूं तो अगर इसको कट करना हो तो इस तरह से वर्टिकली दो भागों में डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको वर्टिकली कट कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। तो इसको वर्टिकली कट करने के बाद देखा गया कि इसके अंदर क्या केमिकल लोचा हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो ऊपर का आपको चमकदार कुछ दिखेगा सिल्वर टाइप का, वो क्या होगा, एनोड कैप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एनोड कैप, और बीच में कुछ इस तरह से बनी होती है। अगर आपके पास है तो अपने हाथ में ले लीजिए और देखिए। अब कट तो आप कर नहीं पाओगे तो यहीं पे देखो आप, ठीक है। फिर ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, इसको बोलेंगे, हमने कट किया उसके बाद हमको अंदर का ये सब दिख रहा है, अंदर का जो भी चीज है वो हमें दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर का है वो है एनोड, जिसे हम जिंक कहते हैं। इस पे कौन सा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में है। तो ये एनोड हो गया जिंक। अभी जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, या पेस्ट भी इसको कह सकते हो। किस चीज का है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड एज इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हमने ले लिया। ये हो गया एनोड, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, और ये हो गया आपका रेड वाला कैथोड। बन गया ना एक सेल। सेल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो ऊपर वाला हो गया एनोड, नीचे वाला हो गया कैथोड, और बीच में हो गया इलेक्ट्रोलाइट। बन गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में KOH और ZnO ले लिया। रेड कलर से जो है वो क्या है, कैथोड है, और ये किस चीज का बना हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, नॉट मर्क्यूरस ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर Hg+2 के फॉर्म में है, मरकरी +2 के फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो मिक्स्ड विद ग्रेफाइट। इसको किसके साथ लिया गया है, ग्रेफाइट के साथ लिया गया, कार्बन के साथ, ठीक है। ग्रेफाइट मतलब क्या, कार्बन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, ये क्या है, मर्क्यूरिक सेल है, और स्मॉल वॉचेस में, हियरिंग एड्स में ये यूज होता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इसका केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल लोचा हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा डीपली आपको केमिकल रिएक्शंस नहीं देखना है, नहीं तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। जितना आपके सिलेबस में है उतना ही आपको देखना है, ठीक है।
तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। तो हमने एनोड के फॉर्म में जिंक को लिया है, क्या लिया है, जिंक को लिया है। तो जिंक को हमने अमलगम के साथ लिया है, जिंक अमलगम लिया है। ऊपर वाला जो है वो कैप, ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वो तो जिंक की बनी हुई है, लेकिन अंदर जो हमने एनोड लिया है जिंक का, उसके साथ हमने मरकरी को भी ले लिया है, तो ये हो गया जिंक अमलगम। अब मरकरी लेने का मतलब क्यों, मरकरी अमलगम का मतलब क्या होता है, मतलब जो जिंक है वो उस अमलगम में, उस मरकरी में डिसॉल्व है, और साथ ही वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इजिली इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने अमलगम को साथ में लिया है, जिंक को साथ, सॉरी Hg को हमने साथ में लिया है। वहां पे Hg क्या है, एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है जो जिंक को अपने अंदर घोले हुए है, ताकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली बाहर निकाल सके, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो सके। तो बस ऐसे सॉल्वेंट वो काम कर रहा है। तो जिंक अमलगम कंटेनर हमने यहाँ पर लिया है, ये वाला, ठीक है, ये एनोड, यहाँ पे Hg जिंक के साथ यहाँ पे क्या है, मरकरी है, ग्रीन वाला जिंक के साथ क्या है, मरकरी है। आगे समझिए बात को। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो ZnHg जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट से, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है KOH विद ZnO, तो इलेक्ट्रोलाइट से वो OH माइनस को लिया, इस OH माइनस को किसने लिया, इस जिंक ने लिया, इस एनोड ने लिया, और किसमें कन्वर्ट हो गया, ZnO, जिंक ऑक्साइड में, साथ में वाटर को रिलीज किया और 2 इलेक्ट्रॉन को भी लूज किया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये जिंक क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अगर ऐसे नहीं पता चला तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि आपका यहाँ पर जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक का, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो यहाँ पर एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, साथ में वाटर भी रिलीज कर दिया, ओके। ये वाटर कहाँ गया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आ गया। अब एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। कैथोड हमारा किस चीज का बना हुआ है, रेड कलर से मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना हुआ है, मिक्स्ड विद ग्रेफाइट, इसके साथ क्या है, कार्बन भी है। तो HgO एंड कार्बन इलेक्ट्रोलाइट विद KOH एंड ZnO। आगे देखो, यहाँ पे इस चीज को लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, ठीक है। तो हमने जो कैथोड है वो HgO का लिया है, साथ में हमने कार्बन का ग्रेफाइट लिया है। आगे ग्रेफाइट क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करा सके। ग्रेफाइट का काम ही क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हमने ग्रेफाइट के साथ कार्बन के साथ लिया है। आगे देखो, एट कैथोड पे क्या हुआ, HgO, ये जो एनोड से वाटर आ रहा था और जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड ने दिया है वो कहाँ आ गए, इस कैथोड पर आ गए, वाटर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये HgO किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब मरकरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मरकरी यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड मतलब मेटल के फॉर्म में, मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि मरकरी जो होता है वो ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ये अपने मेटेलिक फॉर्म में बाहर सेपरेट हो गया, कौन, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ये मरकरी भाई साहब अपने ओरिजिनल फॉर्म में सेपरेट हो गए कैथोड पर, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो गया, 2OH माइनस रिलीज हो गया। ये 2OH माइनस कहाँ गया, फिर ये इधर आएगा आपका एनोड पर, फिर से रिएक्शन होगी, H2O बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन और H2O फिर HgO के पास आएंगे, फिर से यहाँ पे मेटेलिक मरकरी बनेगा, फिर 2OH माइनस बाहर निकलेगा। कब तक होगा, जब तक ये खत्म ना हो जाए, जब तक ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये प्राइमरी बैटरी है, तो एक लिमिट होगा ना, केमिकल्स का लिमिट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन लिमिट होंगे, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। आगे नेट रिएक्शन अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि आपका ये ZnHg प्लस HgO, अब ये 2OH माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से यहाँ पे कैंसिल हो गया। आपको लिखने आता है ना नेट रिएक्शन, कई बार मैंने बताया है। उसके बाद ये ZnO बचा और साथ में क्या बचा, आपका मरकरी बचा, बाकी ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। नेट रिएक्शन लिखने आता है ना आपको, ऑक्सीडेशन का और कैथोड का, मतलब एनोड का और कैथोड का देखते हैं, उसके बाद नेट रिएक्शन लिखते हैं। बाकी जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो इक्वल होते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका नेट रिएक्शन हो गया। अब लास्ट में यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन काम करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज ये खुद हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा।
और यहाँ पे HgO जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। अब आप बोलोगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, HgO में Hg का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, निकाल के देख लो। और यहाँ पर जो मरकरी है जो मेटेलिक फॉर्म में है, इसलिए आपका एटॉमिक फॉर्म में हो गया ना। मेटेलिक फॉर्म मतलब क्या, एटॉमिक फॉर्म। तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। तो +2 से 0 में मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इसका क्या है, HgO, यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस इटसेल्फ, बट ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, उल्टा। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा, HgO, और इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस इटसेल्फ। ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो ये है आपकी मरकरी सेल। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये सब मैंने बता दिया अच्छे से आपको। एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड जो सेल होता है, ये मरकरी सेल, इसके बाहर पूरा जिंक की लेयरिंग होती है। लेकिन इसको वर्टिकली कट करके देखेंगे तो ऊपर वाले सेक्शन में आपको जिंक के साथ अमलगम दिखेगा, मतलब जिंक अमलगम दिखेगा, जिंक के साथ मरकरी भी होगा। और ये मरकरी का काम होता है जो सॉल्वेंट काम करता है, जिंक को अपने अंदर घोले रखता है साथ में, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जिंक इजिली मूव करा सके, बाहर निकाल सके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सके। तो यहाँ पे जिंक अमलगम का हमने यहाँ पे कंटेनर लिया है। ओके, होता क्या है, जिंक जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट से 2OH- को लेता है और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, वाटर रिलीज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज करता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक मेटल यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? आगे देखो, अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर है आपका रेड कलर, देख सकते हो आप, HgO लिया है हमने कार्बन के साथ, ग्रेफाइट मतलब कार्बन के साथ। कार्बन क्यों लिया, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो एक इनएक्टिव है, वो बस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए हमने यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिया है, कार्बन ग्रेफाइट को लिया है। ठीक है, HgO के साथ। आगे बात समझ में। अब क्या होता है कि जो एनोड से आपका H2O और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, वो आप HgO क्या करेगा, उसको ले लेगा। यहाँ से आपका H2O और आपका 2 इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर आ गए, एनोड से इस कैथोड पर आ गए, और यहाँ पर HgO 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटेलिक मरकरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मेटेलिक मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म है। ठीक है, और साथ में 2 OH- को ये रिलीज करेगा, तो यहाँ पे वाटर का रोल है बहुत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि HgO में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और HgO का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेट रिएक्शन लिखना होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कीजिए आप, इधर के इलेक्ट्रॉन्स उधर के इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, कैंसिल आउट कीजिए, जो आयन सिमिलर है उनको कैंसिल आउट कीजिए, तो आपका नेट रिएक्शन आ जाएगा। ZnHg हो गया प्लस HgO हो गया। अब यहाँ पर H2O है, यहाँ पर भी H2O है, कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको करके, ये रहा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या बचा, 2OH- इधर है, 2OH- इधर है, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, ZnHg बचा, उसको मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ क्या बचा, HgO बचा, उसको भी लिख दिया। एरो के उस साइड क्या बचा, ZnO बचा, और यहाँ पर मरकरी बचा। ठीक है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया, ये आपका नेट रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका ऑपोजिट। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और नोट जब मैं बोलती हूँ ना, तो आप जब मैं साइड में जाती हूँ तो अब उस समय आप वीडियो को पॉज करिए, तब अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके, यहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ तो आपको पूरा दिख रहा होगा ना अच्छे से बोर्ड, तब आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे की वीडियोस को बनाने के लिए।
और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।